Hello student, today we have to discuss about the group 13, group 15 element of the P block. As I told you that group 13 or group 14 is not a part of the your syllabus. ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप लोगों को बच्चों ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक ये पी ब्लॉक के जितने भी पार्ट आपके पास बच रहे हैं, जितने भी ग्रुप आपके पास बच रहे हैं, ये सब के सब सॉल्व करना है। ठीक है, आइए एक एक करके आप लोगों को समझाते हैं, बढ़िया से सिखाते हैं कैसे ग्रुप 13 होता है, क्या ग्रुप 14 होता है और क्या ग्रुप 15 होता है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग सीखते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में जनरली वो पार्ट होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं in which the last electron enters in which the last electron enters in the NH2NP3 सबसे, जिनमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन NH2NP3 में होता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं, जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। The general formula of the electronic configuration is the NH2NP3। NH2NP3 जरा ध्यान से देखिए, एलिमेंट आर द नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया बच्चों, और बिस्मिथ हो गया। सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे जो पहला आप लोग जानते हैं, जो सबसे पहला जो है, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है भाई? क्लियर और सर बोर्ड पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। सभी को ऐसे ही दिख रहा है क्या? ब्लर आ रहा है। यस सर। हाँ सर। ऐसा क्या हो गया भाई? एक मिनट है, कनेक्टिविटी इंटरनेट की थोड़ा सा कम रहती है। अब बताओ काव्या। हाँ सर, अच्छा देखा।
क्या? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है सर, दिख रहा है। ओके, एक मिनट है। चलिए, अब सही हो गया ना? तो मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और जो है आर्सेनिक फोर्थ में है, एंटीमनी 5 में है, 6 में है। तो जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन, देखिए सबसे पहला जो है, नाइट्रोजन से पहले एक ही आपके पास क्या आता है, एक ही क्या आता है बेटा, इनर्ट गैस। नाइट्रोजन से पहले ओनली हीलियम रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे इससे पहले जो है नियॉन रहता है, और आर्सेनिक से पहले आर्गन रहता है, इससे पहले जो है क्रिप्टन रहता है, और इससे पहले जो है जीनॉन रहता है, ठीक है ना। डायरेक्ट एक एक करके सबके नाम लिख दो। अब पीछे से लिख दो भाई, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। देखो, ठीक है ना। लिखने का तरीका जरा ध्यान से देख लीजिएगा। नाइट्रोजन से पहले ओनली यही जो है इनर्ट गैस आता है, ये नियॉन है, देन दिस इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। इसमें आप जो है चाहे इस वे में, ये एक बढ़िया सा तरीका है, ऐसे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं बच्चे, आप लोग देख रहे हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2p से 3p, 3p से 4p, 4p से 5p हो गया, और 5p से 6p। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो है ये सब बढ़ते हुए जा रहा है। ये सब आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, एक एक करके हम जो है इसके कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आपके पास होता है एटॉमिक रेडियस। बहुत तेजी से मैं थोड़ा इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को बताया गया है बच्चों, इसमें लेफ्ट टू राइट का कोई भी लफड़ा नहीं रहेगा, लेफ्ट टू राइट का कोई भी लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 15 में आपको बढ़ना है तो ओनली टॉप टू बॉटम ही बढ़ना है। समझ रहे हैं क्या? तो मैं यहां पे लिखूंगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होते जा रही है, और इसलिए जब डिक्रीज होगी तो आप देख रहे हैं ये ऐसा हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल इज द मेन फैक्टर। साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज द मेन फैक्टर फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है काफी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जरा देखिए, दूसरा हमारे पास टर्म्स है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा चलो, रेडियस का ऑर्डर लिख देता हूं। तो बिस्मिथ का रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे एंटीमनी का हो जाएगा, देन जो है आपके पास किसका हो जाएगा, आर्सेनिक का हो जाएगा, देन फास्फोरस का हो जाएगा, और देन नाइट्रोजन का। या कभी कभी ऐसे भी लिखे आ सकता है, बिस्मिथ 3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन एंटीमनी 3 नेगेटिव, है ना।
or this is the greater than arsenic of the 3 negative, and this is the phosphorus of the 3 negative and nitrogen of the 3 negative. आप देख रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल एलिमेंटल फॉर्म है, तो एलिमेंट या एटम की एटॉमिक रेडियस होगी, यहाँ पे आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, आयंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसके आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है आयोनिक रेडियस. This is known as the ionic radius. Because of this nitrogen and all the element of this group is present in their ionic form, and if you determine the ionic radii and if you determine the radius in their ionic form, that type of the radius is known as the ionic radius. Okay, तो ionic radius हो या covalent radius हो या कोई भी radius है बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको एक ही फैक्टर डिटरमाइन करना है कि टॉप टू बॉटम आयनिक या कोई भी रेडियस की वैल्यू हो जो हमेशा हमेशा बढ़ती जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है ना, देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत है पूछ लीजिएगा. थोड़ा हम फास्ट पढ़ाएंगे इसको. हम आगे पढ़ते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मैंने कहा दी अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम. मतलब एक सिंगल गैसेस एटम से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो यूज होगी, दैट इज कॉल्ड है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना. तो आपको पता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. ऊपर से नीचे आने पे जो है क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, टॉप टू बॉटम धीरे धीरे जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है. क्यों? क्योंकि इनका जो है ऊपर से जैसे ही नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस, या मैं बोलूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू, या मैं बोलूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा जो है कम होती जाती है. सो दैट्स व्हाई the force of attraction between the valency shell of electron and the nucleus is decreases. Means दोनों के बीच में जो force of attraction होगा, जो bond होगा न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो वीक होता जाएगा, और जब कमजोर होता जाएगा तो ध्यान रखिएगा आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो है, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. ठीक है ना, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है उस केस में रिमूव हो जाएगा. आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बढ़िया से जान सकते. बताओ भाई, कर लोगे बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी स्टूडेंट को? दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी बात नहीं है, मैं समझा दूंगा. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ, यहीं पे लिख देता हूं, सारा केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज. तो आप बोलेंगे सर जो है नाइट्रोजन का जो है सबसे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का जो है सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, देन फास्फोरस का होगा, देन एंटी आर्सेनिक का होगा, देन एंटीमनी का होगा बच्चों, और उसके बाद जो है किसका हो जाएगा, बिस्मिथ का हो जाएगा. जरा ध्यान से समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. ठीक है ना. दूसरी बात जरा देखिए, यहाँ पे देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको. नोट कर लीजिएगा इसमें. और एक बात आपको बता देता हूं, जब किसी एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, किसी एटम से, एलिमेंट से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस टाइम पे जो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व रहती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. whenever if you remove the second electron from their valency cell, that energy is known as the second ionization energy. If you remove the
third electron from their valence shell, then that's why this that type of ionization energy is known as the third ionization energy. And we can say the third ionization energy of the group 15 element, जो तीसरा ionization energy होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है ना। मतलब ये बात की बात है, ये आपने पढ़ भी लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन आपको इतना ध्यान होना चाहिए थर्ड जो है काफी ज्यादा होती है इसकी, क्यों, ठीक है ना। मतलब ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, चलो कोई एक बात और बता देता हूँ, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। जिसको समझना है वो पूछ सकता है फर्स्ट सेकंड किसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इधर एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रख देता हूं सबके केस में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कॉर्नर पे लिख के रख देता हूं, आप समझ जाइए। दिख रहा है ना, दिख रहा है बेटा उस कॉर्नर पे। 2s2 2p3 होता है, ये देखिए। तो देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा सबके लिए एक जैसा रहेगा। एक मिनट है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी का केस भी हो गया बच्चों। आइए नीचे देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, आइए देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं, ठीक है।
देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर्स किसको बोला जाता है बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर कोई भी जो है कोई भी एलिमेंट, मेटल जनरली आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाया गया है कि कोई भी एलिमेंट अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर दे तो इसका मीनिंग ये हो गया कि वो मोर, मतलब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होने चाहिए। मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। वो मेटल्स होते हैं मतलब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, है ना? तभी तो ट्रांजिशन होता है और मेटल तभी तो कलर देता है, चमकता है ना, शाइनिंग प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं मेटल्स, है ना, उसको बोला जाता है भाई जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से रिमूव कर देगा वही जो है क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है आसानी से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो आसानी से रिमूव कर देगा तो वही क्या होगा बेटा, अच्छा मेटल होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन आसानी से डोनेट करेगा कि भैया जिसके वैलेंसी सेल और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। वही जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो है डोनेट करा सकता है बच्चों, जिसके जो है बाहर वाले सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत वीक, बहुत क्या होगा, वीक होगा। अब इधर सुनो, ऊपर से नीचे आने पे आप देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो रही है तो मेटल के मतलब तो एलिमेंट के न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच में वीकनिंग होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहां से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या होगा, ढीला बंधा होगा, और जब ढीला बंधा होगा आसानी से रिमूव कर देगा, तो जो आसानी से रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन को वो बेटर मेटेलिक कैरेक्टर का हो जाएगा। बच्चों जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर देगा वो एक बेटर मेटेलिक कैरेक्टर का होगा, ठीक है ना? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर देगा वो बेटर मेटेलिक कैरेक्टर का होगा। समझ रहे हैं ना? तो टॉप टू बॉटम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम। किसी को अगर कोई लाइन समझ में नहीं आई है वो मुझसे पूछ सकता है। इंक्रीज क्यों, क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड होता है। So that's why we can say that the force of attraction between the वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बच्चों कम होती है ना? तो लूजली बाउंड है तो आप बोलेंगे दैट्स व्हाई दिस इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये यहाँ पे इसमें अलग अलग बनाए हुए हैं। तो इधर देखिए, तो यहां से इधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये वाला सबसे बढ़िया वाला मेटल होगा, इधर देख लो ये सबसे बढ़िया वाला मेटल होगा। तो इनको हम लोग ऐसे डिवाइड किए, ये देखो, तो ये जो है सबसे बढ़िया वाला मेटल होता है और ये आपका जो है मेटलॉइड होता है। ये दोनों के दोनों मेटलॉइड होते हैं और ये दोनों के दोनों जो है नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल से मेटलॉइड बनेगा। मेटलॉइड मतलब वो एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर इक्वल होता है।
दोनों के जो है कैरेक्टर होते हैं, उस टाइप के एलिमेंट को नॉन मेटल के नाम से जानते हैं बच्चों। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो चीजें बता रहा हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट इज द बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, सो यू हैव टू लर्न अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। कैसे पी ब्लॉक एलिमेंट को जानना है, सारे के सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को देखनी है, तो जरा सा इसको नोट कर लीजिए। देखो, ठीक है ना। तो मेटल सबसे बढ़िया वाला कौन सा होगा? बिस्मिथ जो है सबसे बढ़िया वाला मेटल होगा, और उनकी बात अलग है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं अब सीधे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इसमें एक और नया टॉपिक है। कैटेनेशन तो ज्यादा शो नहीं करते हैं ये। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी भी कुछ खास तो है नहीं, खाली बस लिख देता हूँ। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या होती है जरा सुन लीजिएगा। एलोट्रोपी का मीनिंग होता है कोई भी एलिमेंट जब जो है अपने मोर देन वन फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोला जाता है उसकी एलोट्रोपी, है ना। कोई भी एलिमेंट अगर जो है मोर देन वन फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको बोला जाता है एलोट्रोपी, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है नहीं एलोट्रोपी नहीं दिखाता है। एलोट्रोपी का मीनिंग क्या होता है जरा सुन लीजिएगा। कोई भी एलिमेंट अगर अपने जो है मोर देन वन फॉर्म में मिलता है, तो उसको बोलते हैं एलोट्रोपी। जनरली नाइट्रोजन जो है एलोट्रोपिक नहीं होता है, और नाइट्रोजन बच्चों एलोट्रोपिक क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये इसके बाद हम लोग जानेंगे। लेकिन बाकी के अदर एलिमेंट जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया, वो सबके सब एलोट्रोपी को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्फोरस, आर्सेनिक, फार्सो एलोट्रोपी। बाकी के जो जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये एलोट्रोपी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये शो क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या इसमें टेंडेंसी होती है और क्या इसका ये तरीका होता है। इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये भी हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, उसके बारे में जरा पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोला जाता है जरा देखिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जनरली ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट सो +3 सो
-3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, नाइट्रोजन डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले इधर देखो भाई, आपने क्या लिखा जरा देखिए। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके केस में क्या है बेटा, np3 है। np3 का मतलब हो गया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जरा ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, स्टेबल करना है। अगर आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हो बच्चों, तो ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, है ना। फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, पहले भी हाफ फिल्ड था, पहले भी स्टेबल था, लेकिन जब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये फुल्ली फिल्ड हो गया, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये मीनिंग है कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐड करोगे, एक इधर से ऐड करोगे, एक, तो जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जो है ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे बच्चों, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। क्लियर हुई बात। अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा np ns2 np कितना है, 3 है, ये चाहे तो क्या कर सकता है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉनों को जब ये रिमूव करेगा तो ये हो जाएगा ns0 np0 ns0 np0, तो मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को ये यहां से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा एक कंडीशन हो सकती है। अब लेकिन नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया कि जनरली बच्चों नाइट्रोजन शो नहीं करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों नहीं होता है, जरा ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन का एक स्मॉलेस्ट साइज है, नाइट्रोजन जो है 2s2 2p3 है, तो ये रिमूव कहाँ करेगा, मतलब ये जो है आप लोग जानते हैं अदर एलिमेंट के केस में, नाइट्रोजन के केस में 2d वाला ऑर्बिटल, 2d भी नहीं होता, कोई भी d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। और लेकिन अदर एलिमेंट के केस में आपने देखा, मान के चलिए 3s2 हो गया, 3p3 हो गया, तो 3d भी होता है लेकिन 3d 0 होता है। तो ये क्या करेगा, इधर देखो, इधर देखिए जरा ध्यान से, इस तरीके से मैं इसका जो है स्केलेटन प्रॉपर्टीज बता देता हूं। यहां से मान के चलिए इस तरीके से 3 हो गया, तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा सकता है इधर, है ना, ऐसे भी बढ़ा सकता है ये। तो आप जान रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो बाहर से जो है 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बाहर से, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और ये पांचों के पांचों जा भी सकते हैं। जब 5 आ रहे हैं तो 5 जा भी सकते हैं तो इसलिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। लेकिन नाइट्रोजन का स्मॉलेस्ट साइज है बच्चों, नाइट्रोजन स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से नाइट्रोजन ओनली जो है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, ओनली जो है ये हम लोग बोलेंगे ओनली जो है +3 को। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोजन डज नॉट शो, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूँ, डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट because of vacant d orbital absent, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है इस नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब्सेंट हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं कि भैया जब नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो सामने वाले से रिएक्शन करने में भी थोड़ा सा कतराएगा, और जब सामने वाले से रिएक्शन करने में कतराएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो क्रिएट होगी। किसी को कोई बात अगर पूछनी है तो मुझसे पूछ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट बिना किसी प्रॉब्लम के पूछ सकता है।
आइए नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड में लिख देता हूं और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कंपाउंड है, जैसा पहले हमारे पास है NH3 हो गया, दूसरा मेरे पास है N2H4 हो गया, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास है NH2OH है, कुछ भी लिख लो दो चार, NH2OH है। फिर हमारे पास है N2 वाला है, और फिर हमने लिखा हुआ है N2O, N2O है। बहुत सारे कंपाउंड है ऐसे, फिलहाल इतना ही काफी है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन -3 को दिखा रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है कितना दिखाएगा, -2 को दिखाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन -1 को दिखाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 0 को दिखाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन बच्चों आपका शायद +1 को दिखाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके बारे में चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग यहीं पे इतना ही काफी समझते हैं। समझ में आ रहा है क्या सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? अरे बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए। तो ये भी हो गया। तो एक चीज तो ये मैंने आपको शो करा दिया, बता दिया कि भाई ऐसा ये हो गया। और दूसरा एक और बात बता देता हूं। नाइट्रोजन, एक चीज और इसी का एक छोटा सा पार्ट बता देता हूं। नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी +4 को शो करता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं, पहले लिख भी लेता हूं। मैक्सिमम कोवेलेंसी को नाइट्रोजन जो है 4 शो करता है। 4 शो क्यों करता है जरा देखिए बेटा। नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कोवेलेंसी को 4 शो करता है। देखिए सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक 1 को वैलेंसी यहाँ से इंडिकेट होगी, दूसरा यहाँ से होगी, तीसरा यहाँ से होगी। वैलेंसी बॉन्ड बनाएगा तो 3 होगी, और एक अगर इसको भी डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा 1 और। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 4 को वैलेंसी ये शो कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, कहीं लोग 3 बोलते हैं वो गड़बड़ हो जाएगी। और जो 4 को वैलेंसी अगर शो करेगा वो इस कंपाउंड में मैक्सिमम हो सकती है, NH4। नोट कर लीजिएगा, इसके जो है इतनी 4 कोवेलेंसी नाइट्रोजन के केस में बिल्कुल परफेक्ट है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, चलिए अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है ना। ये यहीं पे हो गया है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो भी पार्ट था ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं कुछ चीजें इसमें नई नई बातें बता देता हूं। जनरली हम लोग जो है नाइट्रोजन शो एनामोलस बिहेवियर, नाइट्रोजन बच्चों जनरली जो है एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन मैंने आपको बताया एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। नाइट्रोजन एटम हैज ए यूनिक प्रॉपर्टीज, हैज ए unique property to show p pi multiple bond। p pi मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी को शो करता है जिसको बोला जाता है p pi मल्टीपल बॉन्ड। जो p pi मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वो ये नाइट्रोजन शो करता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा कुछ थ्योरी और एक इंपॉर्टेंट लाइनें लिख रहा हूं। But another atom of group 15 sorry, does not shows effective p pi multiple bonding, p pi multiple bonding। ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अदर जो एलिमेंट होते हैं ये जो है एक पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जनरली मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, जनरली नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 molecule, whereas phosphorus exists as P4 molecule। आप लोगों को पता होना चाहिए सर, जब नाइट्रोजन N2 बना रहा है तो फास्फोरस को भी P2 बनाना चाहिए था। क्वेश्चन है कि भाई नाइट्रोजन N2 बनाएगा बिल्कुल, लेकिन ये P2 एग्जिस्ट नहीं करता है, फास्फोरस जो है P4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन ये है व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। बट अनदर ऑफ ग्रुप 15, अनदर एलिमेंट अनदर ऑफ जो भी है ग्रुप 15, अंग्रेजी में क्या होता है कि एक सेंटेंस लिखा तो खुद ही जो है एक वर्ड लिखा तो पूरी सेंटेंस को बता देता है। अनदर ऑफ ग्रुप 15 डज नॉट शो, ग्रुप 15 किसकी बात कर रहा हूं, एलिमेंट की, डज नॉट शो द इफेक्टिव पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है ना। डज नॉट शो इफेक्टिव पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि स्टेटमेंट तो मैं पूरा जो है लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि लिखने में फिर बड़ा टाइम लग जाएगा, समझना जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है। लिखना जो है ये लिखना आप ही को है, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि भाई नाइट्रोजन जब अगर उसी एलिमेंट का, उसी ग्रुप का एलिमेंट N2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो फास्फोरस को भी P2 में एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ और किसने बोला, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो रीजन इसका लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ड्यू टू इफेक्टिव पी पाई बॉन्डिंग, ये इसका मेन आंसर है, इफेक्टिव
पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट या जो भी कर रहे हैं जल्दी से कर लीजिएगा, और मैं जो है फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। और मैं जो है आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। यही सारा खेल है, इसी खेल में जो है पूरी दुनिया समाई हुई है, और एक दिन ऐसा होगा जब प्रलय आएगा और सब जो है पानी में मिल जाएगा, ठीक है ना। यही सब है, तो नोट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, इस बात को मैं जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएगा, मेडिकल में भी आएगा, आईआईटी जेई में भी आएगा। इसमें जो है बोर्ड में क्या होगा, पूरी थ्योरी लिखने को मांगता है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन जो है N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो है आपका ये फास्फोरस नहीं करता है। देखिए जरा ध्यान से, नाइट्रोजन का केस देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, और दूसरा नाइट्रोजन के पास भी पी ऑर्बिटल होगा। तो ऑलरेडी जो है इस तरीके से जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं। तो दोनों 3-3, देखो कौन सा 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इन p ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, है ना। p ऑर्बिटल के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो आप देख रहे हैं pp ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे pp क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है, ऑर्बिटल हैविंग जो ऑर्बिटल स्मॉलेस्ट साइज वाले जो ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, ऑर्बिटल हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज shows effective extent of overlapping। जिन ऑर्बिटल का साइज बच्चों बहुत छोटा होता है, ये एक्सटेंट का मतलब ओवरलैप करने की टेंडेंसी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई 2p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग ही होगी भाई, क्योंकि 3 है तो नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, मल्टीपल बॉन्डिंग इज इफेक्टिव, ठीक है ना। दूसरा देखिए, वेयर एज इन केस ऑफ द फॉस्फोरस के केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इन द केस ऑफ द फॉस्फोरस, इन केस ऑफ फॉस्फोरस का केस देखिए, फॉस्फोरस का होता है 3p3। तो 3p3 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन लार्जेस्ट साइज ऑफ ऑर्बिटल इज लार्ज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ ऑर्बिटल इज लार्ज। और जब साइज ऑफ ऑर्बिटल लार्ज होता है तो बॉन्डिंग इफेक्ट ही नहीं होती है, डज नॉट शो इफेक्टिव बॉन्डिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो जब साइज ऑफ ऑर्बिटल बच्चों लार्ज होता है तो बढ़िया वाली ओवरलैपिंग नहीं दिखा पाता है। क्यों नहीं दिखा पाता, इधर देखो, इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्यों नहीं दिखा पाता है, इधर देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 3p है और ये भी 3p है, 3p नॉट इफेक्टिव। तो ये क्या नहीं है भाई, तो 3p का जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल का साइज है वो काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया ये क्या कर देता है, तो इससे बढ़िया जो है ये क्या कर देता है, तो ये आसानी से जो है इस इफेक्टिव को न बनाने की वजह से ये क्या करता है, दैट्स वाई, तो इसलिए
हेंस ऐसे लिख देता हूं, दिस 3p ऑर्बिटल shows end to end overlapping एंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो जब आपने देखा बच्चों ये जो है इफेक्टिव ओवरलैपिंग, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। तो एंड टू एंड मतलब एक पी ऑर्बिटल का एंड ऐसे लगेगा और दूसरे पी ऑर्बिटल का एंड ओवरलैपिंग ऐसे लगेगा, इसको बोलते हैं एंड टू एंड, इसको बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एंड टू एंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसलिए ये क्या करता है, जब ये वाली बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती है पाई पाई वाली, तो एंड टू एंड दिखाता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ऑलरेडी फिर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होता है तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिखाता है, और ये जो है फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जो है सिग्मा बॉन्डिंग होती है। तो ये जो है, ये नोट कर लिया क्या, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। डज नॉट शो इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है पता है ना, इफेक्टिव का मतलब होता है स्टेबल नहीं होगा, इफेक्टिव का मतलब स्टेबिलिटी को शो नहीं कर पाएगा, सही से एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो बढ़िया से, तो इसलिए बोलते हैं इफेक्टिव नहीं है वो। 2p का ऑर्बिटल का साइज छोटा है, छोटे ऑर्बिटल बढ़िया से कर लेते हैं, पी बड़े ऑर्बिटल जो है, बड़े ऑर्बिटल जो है बढ़िया से ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो है इनमें क्या होता है कि ओवरलैप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है बच्चों, इसलिए ये जो है एक बेटर ओवरलैपिंग को शो नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं। तो फास्फोरस के केस में क्या हो गया है कि फास्फोरस के केस में हमने देखा एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुआ है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग आपको पता लग गया होगा। तो फास्फोरस क्या करेगा, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड से ओवरलैपिंग होती है, तो ऑलवेज जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज द मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल हो जाएगा देन पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ये सिग्मा बॉन्ड जो है फिर ज्यादा स्टेबल होता है। तो फास्फोरस जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो P4 ऐसा होता है, देखो ये, तो फास्फोरस ऐसे शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये P2 में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका रीजन यही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको काफी डिटेल में आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा।
तो इसका केस भी ये हो जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, N2 गैस, N2 गैस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, exist as a inert at room temperature। रूम टेम्परेचर पे N2 गैस जो है एज इनर्ट गैस जो है बिहेव करती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है 941.6 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेट होती है। अप्रोक्सीमेटली इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 941.6 किलो जूल पर मोल होती है। तो रूम टेम अगर कोई भी एलिमेंट इनर्ट क्यों है, कि मतलब वो सामने वाले से रिएक्शन नहीं करेगा तभी तो इनर्ट है। तो रूम टेम्परेचर पे इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। रूम टेम्परेचर पे बच्चों आपको इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तभी तो नाइट्रोजन दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तभी तो नाइट्रोजन दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा। जब बच्चों यही ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा? क्या नहीं। तो उस टाइम पे नाइट्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। उस टाइम पे नाइट्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब जो है ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो अब सुनो, एट रूम टेम्परेचर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए तोड़ने के लिए। रूम टेम्परेचर पे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो पाती अवेलेबल आसानी से। इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब अवेलेबल नहीं हो पाती है तो इसलिए बच्चों नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे जो है जनरली क्या रहता है, इतना इनर्ट गैस की तरह काम करता है। तभी तो जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का 78% है। 78% क्यों है? कि भाई नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्शन बहुत कम करता है। कम करता है कि उतनी एनर्जी रहती ही नहीं है ना। जब उतनी एनर्जी रहेगी नहीं तो फिर वही होता है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट रूम टेम्परेचर। ये पूछता है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, मैंने बोल दिया है तो ये भी नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट रूम टेम्परेचर to break nitrogen triple bond, high amount of energy अब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए बेटा? इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कैन नॉट बी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। कैन नॉट बी अवेलेबल ठीक है ना। तो जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाएगी रूम टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली एक बात है कि भाई ये नाइट्रोजन जो है एज ए इनर्ट गैस ही काम करेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन जो है एज ए इनर्ट गैस ही काम करेगा। नोट कर लीजिएगा, किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, मैं 2 मिनट जो है वेट कर रहा हूँ।
ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हमारे पास क्या है, और एक और बात यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसमें कुछ बातें बची हुई है, वो भी लिख देता हूं मैं। नाइट्रोजन कंपाउंड only show p-pi bonding, whereas phosphorus shows p-pi d-pi bonding। क्योंकि नाइट्रोजन के केस में does not contain any d orbital, कोई भी d orbital को ये कंटेन नहीं करता है, whereas contain d orbital, d orbital। फॉस्फोरस के केस में डी ऑर्बिटल होता है, और नाइट्रोजन के केस में आपको पता होना चाहिए कि सर डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है ना, फॉस्फोरस के केस में डी ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल होता है। चलिए अब पहला हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन विद H2 गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। भैया देखो जरा, कोई ई का मतलब नाइट्रोजन भी हो सकता है। ई का मीनिंग क्या होगा, मैं यहाँ पे सबके लिए लिख रहा हूँ,
बार बार नहीं लिखूंगा, मैं ई मान के चल रहा हूँ। नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, आर्सेनिक भी होगा, एंटीमनी भी होगा, बिस्मिल भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मतलब जब कोई ई अगर जो है हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो EH3 ऐसा कुछ बनाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो भाई, ये EH3 क्या हो सकता है, ये EH3 का मतलब हो सकता है ये NH3 भी हो सकता है, PH3 भी हो सकता है, ASH3 भी हो सकता है, SBH3 भी हो सकता है, BiH3 भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं फॉस्फीन, इसको बोलते हैं इसको फॉस्फीन बोलते हैं, इसको आर्सेनिक हाइड्राइड बोलते हैं, एंटीमनी हाइड्राइड बोलते हैं, और BI मतलब नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, ये सब इसको बोला जाता है। हाइड्राइड 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 नाम बोल दीजिए। ठीक है ना। ये यहां से आप लोगों को पता लग गया होगा, इसको जनरली आप लोग हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलो ये हो गया है। नाइट्रोजन के और भी हाइड्राइड होते हैं बच्चों, जनरली नाइट्रोजन के और भी हाइड्राइड होते हैं, लेकिन हम लोग जो है फिलहाल इसी की बात करें। नाइट्रोजन के जैसे N2H2 वाला हाइड्राइड होता है ना, इसका नाम क्या हाइड्राजीन है। H3N भी होता है, हाइड्राजोइक एसिड भी होता है, मैंने सब बताया आपको, लेकिन एक बेसिक हाइड्राइड यही है। ठीक है ना। एक तो ये हो गया आपके पास, तो ये हाइड्राइड आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से है। तो ऊपर से जैसे ही नीचे जाते हैं तो आप जानते हैं ऑलरेडी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। एंड डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट DIPOLE, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, इधर देखो, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, है ना। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो सेपरेशन ऑफ चार्ज कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कहेंगे कि सर कम होती जाएगी, तो आप बोलेंगे ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। तो ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं इस चैप्टर में, ये मान के चलिए जो बच्चे ने इसको पढ़ लिया, इस चैप्टर को कम से कम 5 से 10 बार आप अगर रिपीट रिवाइज करते जाइए तो जरूर जो है काफी ज्यादा उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। फिलहाल आप इसको नोट करिएगा, किसी को अगर एनी क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। किसी को अगर कोई बात कहनी है, स्पेशल कुछ भी है, तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। हो गया।